नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी है उसमें हम सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक वानिकी का जो विचार है वो विचार 80s के अंदर भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान में लागू किया गया था। 72 के अंदर जो स्टॉकहोम में जो पर्यावरण को लेकर के सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में हिंदुस्तान से श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और उस पूरे सम्मेलन में सिर्फ एकमात्र वो ऐसी नेता थी जो कि राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से उस सम्मेलन में शामिल हुई थी। बाकी और जितने भी देशों ने उस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने अपने यहाँ से किसी ने पर्यावरण मंत्री को भेज दिया, किसी ने एनवायरमेंट सेक्रेटरी को भेज दिया, किसी ने किसी और को भेज दिया। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वो एकमात्र ऐसी पार्टिसिपेंट थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसकी जो वजह थी वो ये थी कि इंदिरा गांधी वॉज ए नेचुरलिस्ट प्राइम मिनिस्टर। वो एक पर्यावरणवादी, प्रकृतिवादी प्रधानमंत्री थी। आज हमारे जितने भी जो हम टाइगर रिजर्व्स देखते हैं, एलिफेंट रिजर्व्स देखते हैं, क्रोकोडाइल रिजर्व्स देखते हैं, प्रोजेक्ट हंगुल की बात करें, या जो है 1980 का हमारा जो FCA है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, या 81-82 के जो वाटर और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक्ट है, या 72 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 72 का, ये सारे के सारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की ही देन है। तो उनका जो पर्यावरण के प्रति जो लगाव था और जो डेडिकेशन था, उस डेडिकेशन के कारण उन्होंने एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया हमारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उनके बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में। और आज हमारे सामने बड़ा संकट ये आ गया है कि हमारी जो केंद्र सरकार है उनको पर्यावरण से ज़्यादा सरोकार नहीं है, क्योंकि अभी जो नया उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया है फॉरेस्ट की जो लैंड होती है उनको उनके क्लियरेंस को लेकर के, यानी विभिन्न विभाग जब फॉरेस्ट लैंड में कोई एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें क्लियरेंस लेना होता है फॉरेस्ट से, तो उसको लेकर के एक नई पॉलिसी सरकार लाने जा रही है। तो उसका जो ड्राफ्ट बनाया है वो ड्राफ्ट पूरी तरह से हमारे जो वन संरक्षण के पुराने कानून हैं उनको कमज़ोर करने का प्रयास है, और हमारे जो वनों में रहने वाले वन्य जीव और जो मूल आदिवासी लोग हैं उन सब के हितों पे बहुत बड़ा कुठाराघात है। तो विकास के नाम पे इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये बड़ी चिंताजनक चीज़ है। पर इंदिरा जी के समय में ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत सारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने रोक दिया। इसलिए रोक दिया क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक थे। श्री जयराम रमेश जो कि UPA की जो सरकार थी उसके अंदर एक समय तक वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे थे, उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली थी। वो एक विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़ने लिखने वाले। उन्होंने कुछ साल पहले ही एक पुस्तक लिखी है, इंदिरा द नेचुरलिस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो वो पुस्तक है, वो एक बहुत ही ऑथेंटिक दस्तावेज है इस बात का कि किस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में वन और वन्य जीवन की रक्षा के लिए काम किया और एक बैलेंस बनाने का काम किया। तो उसी संदर्भ में ये उनकी वजह से ही सोशल फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है या जो स्कीम है वो हिंदुस्तान में आ पाई। ये जो सोशल फॉरेस्ट्री थी इसके पीछे जो बेसिक मोटिव था वो ये था कि हमारे जो समुदाय हैं, पर्टिकुलरली जो हमारा ग्रामीण तबका है हिंदुस्तान का, वो ग्रामीण तबका वन के साथ में जुड़े, और जो हमारी सेटलमेंट है यानी जहाँ जहाँ आबादी भूमि है वो आबादी भूमि, हमारा जो सामुदायिक जीवन है वो वन के विकास में भूमिका निभाए। आबादी भूमि के पास में छोटा एक सामुदायिक वन हो, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ बनी कि जिसमें संबंधित गाँव के या समुदायों के व्यक्ति और साथ ही साथ में वन विभाग के नुमाइंदे मिल करके और वन विकास, चारागाह, भूमि विकास हेतु मिल करके काम करते थे। उसमें ये तय किया गया कि जो भी आबादी भूमि के साथ में सटती भूमि है उसका संरक्षण किया जाए, उस पे वृक्षारोपण किया जाए और उसको एक ग्रेजिंग लैंड, चारागाह भूमि के रूप में भी विकसित किया जाए, ताकि वहाँ से उस पर्टिकुलर गांव या सेटलमेंट को
पशु चारा मिल सके, जलाऊ लकड़ी मिल सके और जो है वनो उपज है वो मिल सके, वनोत्पाद मिल सके। और बदले में उनको जब इतना कुछ मिले तो उसके बदले में वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में मिल करके और वो उस सामुदायिक वन की सुरक्षा का, उसके संरक्षण का, उसके विकास का प्रयास करें। तो एक तरह से वन को समाज से जोड़ने का और समाज को वन से जोड़ने का काम सामाजिक वानिकी के अंदर किया गया। और जो हमारे वन विभाग के जितने भी ऑफिस है उनके थ्रू ये प्रयास किया गया कि चाहे तो वो सड़कों के किनारे हो या नहर के किनारे हो, हर जगह इस तरह से प्लांटेशन किया जाए कि वो समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी हो और समाज एक किसी न किसी रूप में एक सीमा तक उनसे जुड़ पाए। ये प्रयास किया गया सामाजिक वानिकी के तहत और इसे 20 सूत्री कार्यक्रमों का भी हिस्सा बनाया गया। और ये लगातार बहुत सारी जगह इस पे अच्छा काम हुआ और बहुत सारे जो हमारे वन क्षेत्र है वो संरक्षित भी हुए और जो हमारे बहुत सारे आदिवासी बहन भाई हैं उनको भी सामाजिक वानिकी की योजना से काफ़ी लाभ हुआ। किंतु हिंदुस्तान के समाज में एक बड़ी समस्या है, वो ये है कि जो सरकार की स्कीम्स होती है उनके प्रति हमारे मन में आस्था का भाव नहीं होता है। हम सरकार की स्कीम को ये मानते हैं कि ये तो सरकार की है, जबकि सरकार को किसने बनाया? सरकार किसकी है? हमारी सरकार है, हम बनाते हैं सरकार को, वो केंद्र की हो या राज्य की हो। किंतु ये एक हमारे मन में जो अनास्था का भाव रहता है या कम आस्था का भाव रहता है गवर्नमेंटल स्कीम्स के बारे में, भले ही हम सरकारी नौकरी में हों या सरकारी नौकरी से बाहर हों, दोनों स्थितियों में, तो ये जो अनास्था का भाव है ये सरकारी योजनाओं के सांगोपांग क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है। सोशल फॉरेस्ट्री के साथ में भी ये हुआ, बहुत सारी जगह लोगों ने जो फेंसिंग की गई थी उस वन भूमि के चारों तरफ वो तार ले गए, एंगल ले गए। हमारे राजस्थान में ही जो इंदिरा गांधी कैनाल नहर है हमारी, इस नहर के साथ साथ में जो जितने भी नई चकबंदी हुई, चक प्लान के अंदर हर जो चक की आबादी भूमि है उसके साथ में 2 मुरब्बे की ज़मीन जो है वो प्लांटेशन के लिए छोड़ी गई। उनके लिए बाकायदा सिंचाई हेतु, पेड़ों की सिंचाई हेतु पानी की बारी अलॉट की गई। पर हुआ ये कि वो तार किसान ले गए, वो एंगल किसान ले गए, वो बारी है उसको उन्होंने खुर्द बुर्द करके और जितनी उस पर्टिकुलर मोगे के नीचे ज़मीन किसानों की आती थी उस अनुपात में उसको बांट लिया और पेड़ है वो काट लिए। और ये लगभग अधिकतर जगह हो चुका है। अगर हम IGNP के स्टेज 1 की बात करें, स्टेज 2 की बात करें तो ये जो हुआ, अब ये गवर्नमेंट की स्कीम का फेल्योर नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का फेल्योर है। पर्यावरण समाजशास्त्र का महत्व या इम्पोर्टेंस इस रूप में भी है कि ये हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि समाज में जो सामाजिक और सामुदायिक जीवन की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं नीतियों को किस तरह से प्रभावित करती है, दोनों ही रूपों में। किस तरह से तो उनकी समझ के आधार पे नीतियां बनती है और कैसे वो नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित करते हैं। तो ये एक रेसिप्रोकल, आपसी दोनों तरफ से दुतरफा प्रक्रिया है। तो सोशल फॉरेस्ट्री है वो एक बहुत ही शानदार स्कीम है, पर वो स्कीम जितना उससे लाभ मिलना चाहिए था हिंदुस्तान को वो लाभ मिल नहीं पाया। इसकी वजह ये रही कि इसको टेकन फॉर ग्रांटेड और एक सरकारी स्कीम मानते हुए समाज ने इसमें रुचि नहीं ली, समुदाय ने रुचि नहीं ली। जबकि बात यह है कि पर्यावरण है वो वन विभाग का विषय नहीं है, वो प्रशासन का विषय नहीं है, वो समाज का विषय है। यूनेस्को की एक प्रसिद्ध उक्ति भी है कि पर्यावरण सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में खराब होता है, फिर धरती पे उसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबन आता है। तो सोशल फॉरेस्ट्री की स्कीम बेहद उम्दा होते हुए भी इस वजह से लागू नहीं हुई। पर्यावरण समाजशास्त्र हमें ये समझने में मदद करता है कि किस तरीके से हमें पॉलिसी फॉर्मेशन करना चाहिए, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, पार्टिसिपेशन किस तरह का होना चाहिए। किसी भी समुदाय विशेष की जो सांस्कृतिक प्रक्रिया है जीवन की, जो सामाजिक प्रक्रिया है, जो आर्थिक राजनीतिक प्रक्रिया है, जो ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हैं, ये सारे जो डायनेमिक्स है सोशल लाइफ के या कम्युनिटी लाइफ के, ये डायनेमिक्स किस तरह से किसी भी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित कर सकते हैं। उसकी फ्रेमिंग को तो करते ही करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को भी प्रभावित करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं उसको समझने में सोशल फॉरेस्ट्री जो है, इसके इम्प्लीमेंटेशन का अध्ययन अगर हम करें तो ये हमें जो जितने सोशल लाइफ के डायनेमिक्स है वो किस तरह से किसी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित करते हैं,
ये समझने में हमारे लिए सोशल फॉरेस्ट्री की स्टडी है वो बेहद इम्पोर्टेंट है। और एक स्टडी हमें दूसरी हमारी जो पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है, जैसे मनरेगा की स्कीम है या दूसरी और स्कीम्स है, उन स्कीम्स के भी बेहतर क्रियान्वयन का रास्ता दिखाती है। तो जो हमारा एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, क्योंकि एनवायरमेंट जो है ना, एनवायरमेंट इज़ एन अल्टीमेट थिंग। अब ये अल्टीमेट थिंग कैसी है कि हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में हो, इवन यूनिवर्स के किसी भी कोने में हो, एक चीज़ जो हमारे साथ परमानेंट है हमारी बॉडी के साथ में, वो क्या है? एनवायरमेंट। और जब बॉडी डिज़ोल्व होती है तो भी अल्टीमेटली एनवायरमेंट में जाके मिल जाती है, उसी में डिज़ोल्व होती है, एनवायरमेंट में। हम जो कपड़े पहने रखते हैं वो कपड़े जब हम नहाने जाते हैं तो हम चेंज कर देते हैं, उनको खोल देते हैं। हम जो भोजन खाते हैं वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एक उसका जो हिस्सा वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट के रूप में डाइजेस्ट होने के बाद में हम जो है उसको डेफिकेट कर देते हैं। किंतु एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी भी नहीं छोड़ते। हम किसी भी कोने में बैठे होते हैं, एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ होता है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में ही होते हैं हर पल, जिंदा है तब भी, मरते हैं तब भी। तो एनवायरनमेंट इसीलिए एन अल्टीमेट थिंग है, किंतु हम लोग इसके बारे में उतने ही ज़्यादा लापरवाह, अनअवेयर हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। तो इसलिए पर्यावरण समाजशास्त्र वो सिर्फ इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने इसको पढ़ लिया, हमारे नंबर अच्छे आ गए और ठीक है। ये तो एक बहुत छोटा सा पक्ष है इसका। बड़ा पक्ष एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी का ये है कि ये हमें एनवायरनमेंट को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने में कैपेबल बनाता है, और वो जो कैपेबिलिटी है वो हमें एनवायरनमेंट को और हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने में, ठीक करने में मदद करती है। और जब एनवायरनमेंट ठीक होगा तभी बात बनेगी। आज हम कोरोना के डर से बैठे हैं घरों में दुबके हुए, पर कोरोना से भी बड़ी जो प्रॉब्लम आज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज है, वो है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की। और कोरोना वगैरह उसी के ही बाई प्रोडक्ट है, वरना पहले 100 साल में इस तरह का पेंडेमिक आता था, अब पिछले 10 साल में ही 5वां पेंडेमिक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, हमने सार्स भी देखा, मर्स भी देखा, इबोला भी देखा, स्वाइन फ्लू भी देखा, और ये अब हम जो कोरोना देख रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि एनवायरनमेंट सोशियोलॉजी है वो किस रूप में हमें कैपेबल बनाता है, और उस कैपेबिलिटी को फिर हम कैरी फॉरवर्ड करें और सोसाइटी के साथ में शेयर करें, तो हम इन स्कीम्स के बेहतर क्रियान्वयन और बेहतर स्कीम के फॉर्मेशन में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ दूसरे मुद्दों पे बात करेंगे। थैंक यू।